बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थर्ड वीडियो और इसके बाद एक ही वीडियो बनाएंगे जिसमें एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम कैरलिटी के बेसिस पे ही क्या करेंगे, यानी कैरलिटी को डिस्कस करेंगे, जो तीसरा पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन दोनों से पहले जो आपको ऑप्टिकल आइसोमेर जिसमें मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिस्कस किया था और फिर कायरल सेंटर को डिस्कस किया था। और कायरल सेंटर की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कायरल सेंटर जो है उसको बिल्कुल कंफ्यूज ना कीजिएगा कैरलिटी से। और दूसरा पॉइंट मैंने यही बताया था कि अगर कायरल सेंटर जो है वो मॉलिक्यूल में हो तो वो डिफाइन नहीं कर सकता कि एक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमर है कि नहीं है, क्योंकि एक कायरल सेंटर हो तो वो तो हमें बता सकता है कि एक मॉलिक्यूल कायरल है, लेकिन या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो तो आपको नहीं बताएगा कि एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। ये पॉइंट्स आपको एग्जांपल्स में ज़्यादा अच्छे समझ आएंगे, लेकिन अगर यहाँ तक भी आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। आपने डिफरेंशिएट करना है कायरल सेंटर में और कायरलिटी में, इसीलिए कायरल सेंटर पे मैंने अलग वीडियो बनाई है, इससे पहले की वीडियो कायरल सेंटर पे बनी हुई है। और अब मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कायरलिटी। तो कायरल सेंटर और कायरलिटी को डिफरेंशिएट करना है हमेशा, आपने इन दोनों को अलग ही टर्म्स समझने हैं। कायरलिटी क्या चीज़ है? कायरलिटी को कायरल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। अगर मॉलिक्यूल में कायरलिटी हो तो उसको कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल, या उसको कहते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल या डायसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर एक ऑब्जेक्ट में कायरलिटी है तो उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कायरल ऑब्जेक्ट है, एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और डायसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। तो कायरलिटी सिर्फ मॉलिक्यूल्स में ही नहीं होती बल्कि ऑब्जेक्ट्स में भी हो सकती है। और अगर एक मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, यानी उसमें कायरलिटी नहीं है, तो फिर उसको कहा जाता है ए कायरल मॉलिक्यूल या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये भी आपको पता हो, यानी ऑब्जेक्ट में हो तो वो ए कायरल ऑब्जेक्ट होगा या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट होगा। और अगर वो मॉलिक्यूल हो जिसमें कायरलिटी नहीं है तो वो क्या होगा? मॉलिक्यूल ए कायरल मॉलिक्यूल होगा या ए कायरल मॉलिक्यूल होगा या सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने ये दो वर्ड्स लिखे हैं और इनको हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट भी करेंगे। मैं इनको दोबारा लिख देता हूँ ताकि जिनको मैंने डिफरेंशिएट करना वो आपको आसानी से दिख रहे हो। यानी यहाँ मैंने टर्म लिखा है कायरल, क्योंकि कायरल मॉलिक्यूल का मतलब ये ऊपर जो लिखा गया कहानी वो होगी, और इसके अपोजिट जो टर्म यूज होगा वो होगा ए कायरल। और ए कायरल का मतलब हमारे पास क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक से थोड़ा बहुत आप लोग समझ चुके होंगे, यानी जिसमें सिमेट्री हो। तो वैसे ये लफ्ज ऐसे लग रहा होता है कि कायरल के लिए लफ्ज यूज करना चाहिए सिमेट्री का, और ए कायरल के लिए डिसिमेट्री का या डायसिमेट्री का या एसिमेट्री का, लेकिन ऐसा नहीं है। कायरल का या कायरलिटी का मतलब क्या है? अब डिफाइन करते हैं हम कायरलिटी को। जो फर्स्ट कंडीशन कायरलिटी के लिए है वो है प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल या ऑब्जेक्ट की। प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट due to which it cannot be divided into two equal half is called chirality। तो chirality एक प्रॉपर्टी है जो मॉलिक्यूल में भी हो सकती है और ऑब्जेक्ट की भी हो सकती है, और उसके बेसिस पे अगर हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सकते हो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि इसमें chirality है। और अगर ऑब्जेक्ट को भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सकते हो तो उसको भी हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में chirality है, और हम कहते हैं वो मॉलिक्यूल भी कायरल है और वो ऑब्जेक्ट भी क्या है? कायरल है। लेकिन अगर हम उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो तो फिर वो क्या कहलाएगा? ए कायरल कहलाएगा, और उसको हम सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहेंगे या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं ए कायरल और कायरल को, जो यहाँ मैंने लिखा है। फिर मैं कायरलिटी के टर्म की तरफ भी आता हूँ कि कायरलिटी कहाँ से आई। तो जैसे मैंने यहाँ पिक्चर्स या डायग्राम बनाई है, बड़ी मेहनत करके बनाई है कि मैं आपको शो भी करवा सकूं, तो पहले इसके लिए भी दिल में और वैसे भी तालियां बजा लीजिए। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये कि देखिए ये जो डायग्राम मैंने बनाई है, अगर इसको मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मैं इसको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है बल्कि ये मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिक है। आप इसको दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक के स्पेलिंग, मुझे लगता है कि सिमेट्रिक के स्पेलिंग में डबल एम आएगा, तो सिमेट्रिक स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, SYMM। सिमेट्रिक है, यही आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या है या ये ऑब्जेक्ट क्या है? ए कायरल है, ना कि ये कायरल हो। इसी तरह आप इस ट्राइंगल को भी क्या कर सकते हैं भाईजान? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या है? ए कायरल है और सिमेट्रिक है, यानी इस ऑब्जेक्ट को भी हम क्या कह सकते हैं? ए कायरल या सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इसी तरह ये टेबल बड़ी मेहनत से बना है, कसम है,
और इसको भी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो मैंने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया, लेकिन फिर भी चले आप कहते हैं 2 इक्वल, तो थोड़ी बहुत कोशिश कर लेता हूँ कि 2 इक्वल हाफ में क्या कर लूँ, डिवाइड कर लूँ। तो ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या है, ए कायरल है और सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह आपको अल्फाबेट्स में भी अगर मैं सपोज दिखा दूं कि यार अल्फाबेट में भी ए को आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो लो भाईजन ए को भी बीच में से थोड़ा बहुत यार थोड़ा बहुत डिवाइड हो गया। इसी तरह अगर मैं बी कहूँ, ये ऑब्जेक्ट है सपोज, और इसको आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। सी को भी आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ई को भी आप इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको समझ आ रही होगी। तो ये क्या है, हमारे पास ए कायरल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी सिमेट्री है इनमें, आप इनको इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि हमारे पास कायरल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं और जिसमें सिमेट्री ना हो और एसिमेट्रिक हो या डायसिमेट्रिक हो या कायरलिटी उनमें हो, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं। तो भाईजान आपके सामने ये हाथ हैं, ये हैंड हैं, जिनको मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है। तो ये हमारे पास क्या है, कायरल है। तो आप हाथ को, अपने हाथों को देखें, आप इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी तरीके से भी नहीं कर सकते। पूरी कोशिश कर लीजिए, आप नहीं डिवाइड कर सकते 2 इक्वल हाफ में। तो अगर आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये वो आपके पास क्या होंगे, वो आपके पास होगा कायरल ऑब्जेक्ट। तो अगर हैंड को मैं किसी तरीके से सपोज कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि मैं इसको अगर इक्वल हाफ में डिवाइड करूँ, या मैं हैंड बना लेता हूँ क्योंकि फिर उसके बारे में और भी बातें करनी है वहाँ, जितनी मुश्किल से मैंने बनाया है। तो सपोज ये आपके पास क्या है, हैंड है। तो अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5, चले 5 हो गया, शुक्र है। अच्छा, अगर इसको मैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। मैं यहाँ से हाफ डिवाइड करूँ तो 3 एक तरफ हो जाती होंगी और 3 2 दूसरी तरफ हो जाती हैं। तो आप इसको कहीं भी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इस तरह आपके पाँव है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। आप अपने आप को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो इंसान क्या है, वो हमारे पास ए कायरल है, सिमेट्रिक है, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है। तो मोस्टली हमारी लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, सिमेट्रिक हैं, ए कायरल हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत कम ही मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट आपको दिखेंगे जो हमारे पास क्या होंगे, कायरल होंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि कायरलिटी का लफ्ज यहाँ मैंने नीचे लिखा है कि कायरलिटी इन इंग्लिश मींस हैंडेडनेस। तो ये हाथ से ये लफ्ज निकाला गया है कि आप हाथ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिवाइड हाफ इनटू, यानी हैंड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जिस ऑब्जेक्ट हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सकते हो वो क्या कहलाता है, कायरल कहलाता है। और अगर फिर मैं अल्फाबेट्स में भी दिखा दूं आपको कि किन किन को हम इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। तो जैसे एफ है हमारे पास, मैं एफ लिख दूं तो हम इस एफ को अगर हाफ में डिवाइड करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत कलर मार्कर भी यूज करना चाहिए। तो अगर मैं कलर मार्कर से इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहूँ तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये जो एफ है हमारे पास, ये क्या है, कायरल है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स या इस तरह के अल्फाबेट्स या इस तरह के टर्म्स जो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो सकते हो, उसको हम क्या कहते हैं, कायरल ऑब्जेक्ट कहते हैं या कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन कायरलिटी के लिए सिर्फ इक्वल हाफ में डिवाइड होना नहीं है, बल्कि इसके लिए जो दूसरी कंडीशन है वो बड़ी क्रिटिकल है और वही मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होती है, और इसीलिए मैंने ये हाथ बनाए हुए। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं दूसरी कंडीशन यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि जो मॉलिक्यूल कायरल होंगे उन मॉलिक्यूल में ये प्रॉपर्टी बड़ी डोमिनेंट होगी कि वो मिरर इमेज होंगे। वो क्या होंगे, जो मॉलिक्यूल कायरल होंगे वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के, और वो क्या होंगे, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी होगा अपने मिरर इमेज पे। इन इसका जो मिरर इमेज बनेगा, एक मिरर इमेज बनेगा और दूसरा वो अपने मिरर इमेज का क्या होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। क्योंकि कायरलिटी की वजह से हमारे पास क्या आएंगे, आइसोमर्स आएंगे, और वो आइसोमर्स एक दूसरे के क्या होंगे, यानी दूसरी कंडीशन में 2 पॉइंट्स हैं कि जो 2 आइसोमर बनेंगे कायरलिटी की वजह से वो क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। और दूसरा पॉइंट उसी कंडीशन में कि वो दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पे क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजिबल का क्या मतलब है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। मिरर इमेज आपको पता है थोड़ा बहुत। देखें आप हाथ को अगर देख लें तो राइट हैंड जब आप मिरर पे देख रहे होते हैं तो मिरर पे आपको राइट हैंड क्या दिख रहा होता है। पहला तो पॉइंट ये था कि वो हैंडेडनेस वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं वो ऑब्जेक्ट। तो आपने देख लिया कि हाथ को मैं डिवाइड नहीं कर सकता था 2 इक्वल हाफ में। इसका मतलब हाथ मुझे क्या शो कर रहा था, कायरल कैरेक्टर शो कर रहा था, मतलब हाथ में कायरलिटी थी।
पहला पॉइंट प्रूफ हो गया कायरलिटी से रिलेटेड। दूसरा पॉइंट अब मैंने प्रूफ करना है कि वाकई ये मिरर इमेज भी शो करता है और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होता है अपने हैंड पे। तो जो राइट हैंड आप देख रहे होते हैं मिरर इमेज में, आप इस वक्त जो आप मुझे अगर देख रहे होंगे और आपके साथ मेरे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, आपके सामने अगर मिरर इमेज है तो ले जाइए अपने लैपटॉप को वहाँ, अपने मोबाइल को वहाँ, और आप देखिए कि जब आप अपने राइट हैंड को देखेंगे तो आपको अपना राइट हैंड मिरर में क्या दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा। अब पहला पॉइंट तो आपने ये कर लिया। अब आप क्या दूसरा जो पॉइंट उससे रिलेटेड है कि मिरर इमेज है, वो तो आपने प्रूफ कर लिया कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज होता है, यानी जब आप राइट हैंड को मिरर में देखते हैं तो आपको लेफ्ट ही दिख रहा होता है। और ये पॉइंट तो प्रूफ हो गया। लेकिन ये नॉन सुपर इम्पोजेबल वाला पॉइंट है, आप सोचेंगे कि नहीं ये तो सुपर इम्पोज होता है कि आप लेफ्ट हैंड को राइट हैंड पे रख दें और वो बिल्कुल क्या कर जाए, कवर कर दे उसको, तो उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं कि वो सुपर इम्पोज हो गया। तो आप मिरर में जब राइट हैंड को रख रहे होते हैं तो आपकी इमेज पे क्या कर रहा होता है, सुपर इम्पोज हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट ऐसे नहीं है। सुपर इम्पोजेबल होने के लिए डायरेक्ट आप सीधा सीधा फ्रंट पे नहीं लाएंगे, बल्कि जिस तरह वो हैंड है, जिस क्राइटेरिया में उसी तरह लाएंगे। मतलब अगर आपने हैंड का जो बैक साइड है उसकी साइड पे आपने दूसरा लेफ्ट हैंड लाना है, तो आप अपने लेफ्ट हैंड को लाइए राइट हैंड पे और बैक साइड से कवर करने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि जो आपका थंब है राइट हैंड का वो आपके लेफ्ट हैंड पे नहीं आ रहा। इसका मतलब वो उस पर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं हो रहा। 4 उंगलियां तो सुपर इम्पोज हो जाएंगी, लेकिन जो 5वीं उंगली है जिसको हम थंब कहेंगे, या मेन जो आपका उंगली है जो थंब भी कहा जाता है उसको हम कहेंगे कि वो क्या हो रहा है, सुपर इम्पोज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे के मिरर इमेज तो थे, आपने डायरेक्टली एक दूसरे के फ्रंट पे नहीं ला देना सीधा कि आप कहें कि फ्रंट पे तो दोनों सुपर इम्पोज हो रहे हैं, यानी फ्रंट वाली साइड दोनों ला के सामने कर दें। तो कायरलिटी में हम ऐसे नहीं चेक करते कि दोनों फ्रंट लाए जाएं और उनको क्या कर दिया जाए, सुपर इम्पोज करवा दिया जाए, बल्कि उनके बैक साइड पे जो ओरिजिनल उनकी पिक्चर है, डायग्राम है, वही लाई जाएगी। तो आप देखेंगे कि दोनों ओरिजिनल डायग्राम में बैक साइड पे एक जैसे ही शो करेंगे अपने आप को, लेकिन एक दूसरे से सुपर इम्पोज नहीं होंगे। मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे सुपर इम्पोज कंप्लीटली नहीं होगा। एक दूसरे के मिरर इमेज तो होंगे लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, कायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये जो मैंने हैंड बनाया है, सपोज ये राइट हैंड है और इसको मैं कहूँ लेफ्ट हैंड है, तो मिरर इमेज तो होंगे, लेकिन जब आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड के सामने ला रहे हैं तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड जो है वो राइट हैंड पे कंप्लीटली ले आए और बैक साइड से ले आए, तो आपको दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल जिस तरह इमेज है उसी तरह इमेज लानी है। ऐसा ना है कि आप उसको एक दूसरे को फ्रंट पे ले आए, एक दूसरे के बिल्कुल अटैच कर दें, जिस तरह नॉर्मली क्लैप कर रहे होते हैं हम, उस डायरेक्शन में आपने नहीं लाना, वरना वो दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे एक दूसरे को। तो सुपर इम्पॉसिबिलिटी का मतलब पूरा कवर करना नहीं है, बल्कि ऐसे लाने हैं मॉलिक्यूल को। रियलिटी में भी जब हम मॉलिक्यूल को लाते हैं सुपर इम्पोज करने के लिए तो 180 डिग्री पे रोटेट करके लाया जाता है। इस मॉलिक्यूल को मैं आपको दिखाऊंगा, तो हम मॉलिक्यूल में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट पे के बेसिस पे मैंने कायरलिटी बतानी थी, तो ऑब्जेक्ट के बेसिस पे जब आप कायरलिटी बनाते हैं तो मॉलिक्यूल को आप ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे, यानी हाथ को आप ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे कि एक का बैक हो और दूसरे का फ्रंट हो उसके सामने। तो तब आप देखेंगे अपने हैंड्स को, यानी आप ताली डायरेक्टली ना बजा रहे हो, बल्कि इनडायरेक्ट सेंस में आप आ रहे हो कि एक नीचे पड़ा और उसके ऊपर आप दूसरा हाथ रखें। तो दूसरा हाथ जब आप रखेंगे तो लेफ्ट जो थंब है, यानी लेफ्ट हैंड है, उसका थंब आपको राइट हैंड के थंब पे नहीं मिलेगा, और चारों हैंड्स आपको चारों जो उंगलियां वो आपको क्या करेंगी, मीट करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन लेफ्ट थंब और राइट एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे और कंप्लीटली कवर नहीं करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो मिरर इमेज आपको समझ आ गया, नॉन सुपर इम्पोजिबल आपको समझ आ गया होगा। तो कायरलिटी के लिए क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी आप उसको इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन थी कि वो मिरर इमेज होगा लेकिन सुपर इम्पोज नहीं हो रहा होगा। तो वो कंपाउंड, अब हम मॉलिक्यूल की तरफ आते हैं, तो वो मॉलिक्यूल जो दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो सकते हो, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो लेकिन सुपर इम्पोज ना हो सकते हो, वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं या कायरल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, और वो कायरलिटी शो करते हैं। और कायरलिटी 100% प्रूफ है कि वो हमें बताती है कि एक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है, लेकिन कायरल सेंटर हमें ये बता नहीं सकता। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कायरलिटी में कि दो इक्वल हाफ में ना डिवाइड होता हो, और
वो मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो उसको हम क्या कहते हैं। और फिर इसमें एक और भी पॉइंट आएगा कि सुपर इम्पोजिबल ना हो और इवन मिरर इमेज भी ना हो तो वो भी, लेकिन वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, फिर उसको हम कहेंगे डायसिमेट्रिक, उसको हम कहेंगे डायस्टेरोमर्स। अभी हम ऑप्टिकल आइसोमर्स की उसकी टाइप की बात कर रहे हैं जो हमारे पास एनेंटियोमर्स भी, इन्हें एनेंटियोमर्स भी कहलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट से, लेकिन उससे पहले मैंने दो टर्म्स यहाँ लिखी हैं कि हम कैसे पहचानेंगे एक मॉलिक्यूल में कि वो वाकई कायरल है या नहीं है। तो उसके लिए और भी दो टर्म्स यूज की जाती हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, उसमें क्या ना हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो और सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री का तो यही मतलब है कि आप दो इक्वल हाफ में उसे डिवाइड ना कर सकते हैं। जैसे इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, बल्कि ये मॉलिक्यूल क्या है, ए कायरल है। तो कायरलिटी के लिए मॉलिक्यूल में क्या क्या नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और पहला पॉइंट ये कि नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, जैसे ये हैंड है, अब इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो इसका मतलब ये कायरल मॉलिक्यूल है, इसमें कायरलिटी है। इस तरह अगर आप ये ट्राइंगल देखें तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब यही होता है कि आप दो इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर सकते हैं तो ये मॉलिक्यूल दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, वो थोड़ा बहुत प्लेन ऑफ सिमेट्री से डिफरेंट होता है, और उसको डिफाइन करने के लिए मैं थोड़ी अलग एग्जांपल यूज करूंगा। तो मैं बताऊंगा आपको कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है, और उसके बाद दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को एक साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए आप कह दीजिए कि सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ये होती थी कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे। सेंटर ऑफ सिमेट्री का ये मतलब होता है कि सेम ग्रुप आपके अपोजिट साइड पे मौजूद हो। सेम ग्रुप अगर आपको, यानी आप जब डिवाइड करें तो सेम ग्रुप अगर आपको इक्वल साइड पे मिले, इक्वल डिस्टेंस पे मिले, सेम ग्रुप ऑन ऑपोजिट साइड, ऑन ऑपोजिट डायरेक्शन, same group on opposite direction, but with equal distance, भी हो। कैसे, जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि सेंटर ऑफ सिमेट्री हम कैसे एक एग्जांपल में बताते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों को हम इवन यहाँ समझा भी देते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जैसे मेरे पास C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 है, बॉन्ड CH3 है, और यहाँ मैं कह देता हूँ बॉन्ड H है, और यहाँ भी मैं कह देता हूँ ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड H है। और दूसरी एग्जांपल में बनाता हूँ कि C डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड H है। तो एक आपके पास सिस है फॉर्म, और एक आपके पास है ट्रांसफॉर्म। आपने पहले मॉलिक्यूल को अगर हाफ में डिवाइड कर दें तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप देखें तो आप इक्वल डिस्टेंस पे और अपोजिट डायरेक्शन पे आपको पहले तो सेम ग्रुप नहीं मिलेंगे, सेम ग्रुप ऑन अपोजिट डायरेक्शन। पहला पॉइंट तो यही था कि सेम ग्रुप ऑन अपोजिट डायरेक्शन बट विद इक्वल डिस्टेंस। तो अपोजिट डायरेक्शन पे आपको इक्वल डिस्टेंस पे आपको सेम ग्रुप ही नहीं मिल रहे, तो CH3 एक तरफ आपको मिल रहा है और दूसरी तरफ आपको H मिल रहा है, तो ऐसे मॉलिक्यूल में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पॉसिबल। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता हुआ कंपाउंड दिख रहा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में ट्रांस वाले में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही, आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर रहे, आप देखेंगे तो एक दूसरे की इक्वल हाफ नहीं है, बल्कि एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, फिर CH3 और H है, तो ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास कैसे कि अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो आपको इक्वल डिस्टेंस पे CH3 और CH3 मिल रहे हैं, इसी तरह हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और पहले सिस वाले मॉलिक्यूल में आपके पास क्या थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री थी। तो ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है या ऑब्जेक्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री में आपको ऑब्जेक्ट पे अगर इक्वल डिस्टेंस दिख रहे हैं तो और सेम ही ऑब्जेक्ट, सेम ही ग्रुप्स दिख रहे हैं और इक्वल डिस्टेंस पे दिख रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो उनमें हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और ये दोनों प्रॉपर्टी जिन मॉलिक्यूल्स में होगी वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ए कायरल कहलाएगा। वो मॉलिक्यूल कायरल कभी भी नहीं हो सकता, तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, ये दोनों कायरल नॉट कायरल हैं। ए कायरल को नॉट कायरल भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको समझाना था ताकि आपको ये भी समझ आ जाए कि वो मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, यहाँ मैं वो पॉइंट सारे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियरेंस सबसे ज्यादा
हो जाए यहाँ तक फिर मैं मॉलिक्यूल्स की सारी कहानी यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सारी एग्जांपल स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो अगर एक मॉलिक्यूल ए कायरल होगा, लिख ले यार, अगर एक मॉलिक्यूल ए कायरल होगा तो उसको हम कहेंगे वो नॉट कायरल है, और हम कहेंगे वो सिमेट्रिक है, सिमेट्री है उसमें, सिमेट्री है उसमें, और हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास ए कायरल है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ऐसा ही होगा ना, और उसमें क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, वो सिमेट्रिकल होता है, उसमें सिमेट्री होती है, वो नॉट कायरल है, और वो हमारे पास क्या है ए कायरल है। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास कायरल होगा उसको हम कहेंगे डिसिमेट्रिक होगा, डायसिमेट्रिक होगा, सॉरी डायसिमेट्रिक, और वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा उसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और उसमें हमारे पास क्या होगी नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, मतलब उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी ना मिले, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी ना मिले, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, डायसिमेट्रिक कहलाता है, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये वो पॉइंट्स थे जो अगर आप मॉलिक्यूल में जज कर जाएं आसानी से, जैसे कुछ एग्जांपल हम कर लेते हैं कि आप को क्या समझ आते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जैसे मैं एक दो एग्जांपल कर लेता हूँ ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसके बाद आपकी जो असल कंपाउंड्स हैं उनकी तरफ आते हैं। आप लोगों ने बहुत वेट किया होगा, लेकिन समझाना फर्ज है कि आसानी से आपको समझ आ जाए और अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं समझाता हूँ आपको कि कैसे हम एक मॉलिक्यूल में एक एग्जांपल अगर सपोज हम मीथेन कर लेते हैं, CH तो देखिए आप इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये कभी भी आपको कायरलिटी शो नहीं करेगा। इसी हम एग्जांपल्स की तरफ आ रहे हैं, तो लीजिए पहला एग्जांपल, जहां कायरल सेंटर भी हो, जहां ऑप्टिकल एक्टिविटी भी हो और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी हो। तो एक कार्बन, और अब मैं डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा ताकि ऑप्टिकल एक्टिविटी आपको बहुत अच्छी लगे। लीजिए पहला क्लोरीन लगा दिया, लीजिए अगला ब्रोमीन लगा दिया, और लीजिए अगला लगा देते हैं फ्लोरीन लगा दिया, और लीजिए अगला लगा देते हैं हाइड्रोजन। अब ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अगला जो मैं बनाने जा रहा हूँ, बज़ाहिर तो आपको ये दोनों ऐसे दिखेंगे कि जैसे इनके प्रॉपर्टीज भी डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ, ताकि आपके वो सारे पॉइंट्स भी क्लियर होते जाएं जो पीछे हम पढ़ते जा रहे थे, वरना वो कंफ्यूज करते जाएंगे आपको। तो इसके साथ हम डिस्कस भी करते जाएंगे। तो सपोज मैं कंपाउंड बनाता हूँ, सेंटर में कार्बन ब्लैक था तो इसका कार्बन ब्लैक। अब जो क्लोरीन आपको लेफ्ट पे दिख रहा था वो क्लोरीन हम क्या बना रहे हैं, सॉरी राइट पे दिख रहा था क्लोरीन को हम क्या बना रहे हैं, लेफ्ट पे। और जो फ्लोरीन आपको क्या दिख रहा था लेफ्ट पे, वो उसको मैं बना रहा हूँ राइट पे। और ब्रोमीन ऊपर ही रहेगा, ब्रोमीन भाईजान ऊपर। कलर शायद चलो कलर भी यार आपको वही दिखा देते हैं जिससे मैंने बनाए थे नॉर्मली। तो ये ब्रोमीन, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, फिर आप कहते हैं वीडियो का लेंथ बढ़ चुका है, लेकिन क्या किया जाए, पढ़ाना इसी तरह होता है फिर। तो देखिए आपको ये मॉलिक्यूल दोनों सेम दिख रहे होंगे। अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो स्ट्रक्चरली क्लोरीन जिस कार्बन के साथ था अब भी उसी कार्बन के साथ, ब्रोमीन भी उसी कार्बन के साथ, फ्लोरीन भी उसी कार्बन के साथ, हाइड्रोजन भी उसी कार्बन के साथ। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम इसका, मैं ये बातें लिखता भी जाता हूँ। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, आईयूपैक नेम भी भाइयों का सेम ही है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी बहुत सारी सेम ही है, मैक्सिमम सेम है। केमिकली भी ये सेम ही है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है इनकी जिन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है इनकी वो क्या है, ऑप्टिकली ये डिफरेंट है। तो हमारे पास ये आइसोमर जो है ये ऑप्टिकली क्या है, डिफरेंट है। तो ऑप्टिकली ये क्या है, एक दूसरे के डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। और ऑप्टिकली अगर ये डिफरेंट है तो कैसे हैं कि एक लाइट को क्या करता है, लेफ्ट पे रोटेट करता है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये वाली लाइट को, ये वाली एग्जांपल जो है ये लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करता है, या बल्कि इसको राइट पे लिख देते हैं क्योंकि पहले राइट लिखा जाता है। तो सपोज ये आपको लाइट को क्या कर रहा है, राइट पे रोटेट कर रहा है, और दूसरा हमारी लाइट को क्या कर रहा है, लेफ्ट पे रोटेट कर रहा है। तो मैं कहूँगा कि हमारे पास कौन सा है, राइट वाले को हम कहते हैं
प्लस वाला, और लेफ्ट को हम कहते हैं नेगेटिव से डिनोट किया जाता है, और जो लाइट को रोटेट करता है प्लस यानी राइट पे उसको हम डेक्स्ट्रो भी कहते हैं, और जो लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट पे उसको हम कहते हैं लीवो भी कहते हैं उसे हम। अब ये दोनों जो ऑप्टिकली डिफरेंट थे, जो लाइट को राइट पे और लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर रहे थे, ये अगर नॉर्मल हालत में आप देखेंगे 2D में देखेंगे तो आप इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ये बातें हम कर चुके हैं। और आपको कोई डायरेक्टली कह दे कि इसमें बता दें लेफ्ट वाला कौन सा है राइट वाला कौन सा है, तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। आप कैसे बता सकते हैं? तो मैंने कहा था पोलरिमीटर में लेके जाके हम डिटेक्ट करेंगे कि कौन सा लाइट को लेफ्ट पे और कौन सा राइट पे रोटेट करता है, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा डेक्स्ट्रो है कौन सा लियो है। लेकिन नॉर्मल हालत में जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम किसी एक को लियो कह देते हैं और किसी एक को हम डेक्स्ट्रो कह देते हैं, और फिर किसी एक को हम प्लस से और किसी एक को हम माइनस से। लेकिन जिसको आप प्लस कह रहे हैं उसको आप डेक्स्ट्रो कहेंगे और जिसको आप माइनस कह रहे हैं उसको आप लियो कहेंगे। लेकिन जब आप इसका 3D में पढ़ेंगे और 3D में आपने इसको देख भी लिया, जैसे कि हम आसानी से देख नहीं पाते, तो 3D में जब आप इसे देखेंगे तो इनकी जो ओरिएंटेशन है बॉन्ड्स की वो डिफरेंट है। फ्लोरीन आपको 3D में एक मॉलिक्यूल में एक डायरेक्शन में देखेगा और दूसरी मॉलिक्यूल में दूसरे डायरेक्शन में देखेगा। तो 3D में ये हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं, और ये 3D में डिफरेंट दिखाई देने की प्रॉपर्टी हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे देखते हैं। लुईस पास्चर एक बंदा था, साइंटिस्ट था, जिसने पहली मर्तबा ये ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी, और उसने ये प्रॉपर्टी असल में क्रिस्टल्स में देखी थी। कि क्रिस्टल्स में कैसे देखी, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्रिस्टल में उसने कैसे देखी। तो ये डायग्राम भी मैं अच्छी बना देता हूँ कि क्रिस्टल्स में उसने कैसे देखी। तो उसने कहा कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं कि जिनमें जब हम उनसे लाइट को असल में पास करते हैं, तो सपोज मैं इनमें मॉलिक्यूल बना भी देता हूँ कि इनमें मॉलिक्यूल कुछ ऐसे थे, एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था और एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स थे। उसने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जब उनसे लाइट पास की जाती है तो वो लाइट को बिल्कुल सीधा वापस भेज देता है, यानी ऑप्टिकली वो इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है, मैं इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख देता हूँ। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं कि नेचर में कुछ कंपाउंड ऐसे दिखते हैं कि ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, अरेंज होते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ ये सर्कल सिमेट्रिकल अरेंज किए कि अगर एक मॉलिक्यूल लाइट को डिफ्लेक्ट भी कर देता है तो उससे जो नीचे वाला है वो उसकी डिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ओवरऑल वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते, और जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली अरेंज नहीं होते तो जब उनसे लाइट पास होती है तो वो लाइट को क्या कर देती है, डिफ्लेक्ट कर देती है। तो उन मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना उसने देखा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना क्यों देखा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसमें जो मॉलिक्यूल अंदर अरेंज हैं वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। पहले तो उसने क्रिस्टल्स में देखा, लेकिन फिर जब क्रिस्टल्स को उसने क्या किया, सॉल्युबल बनाया पानी में, तो वो सोचा था कि ये प्रॉपर्टी शायद क्रिस्टल्स की होगी, लेकिन बाद में उसे पता चला क्रिस्टल के अंदर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है जो ये लाइट्स को क्या करती है, लेफ्ट और राइट में रोटेट करती है। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमेना वहां से आया, और उसने कहा कि मॉलिक्यूल हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी भी। इवन वो हमें स्ट्रक्चरली सिमिलर दिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा होता है, आईपैक नेम सेम दिख रहा होता है, फिजिकल और केमिकली वो सेम दिख रहे होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी उनकी डिफरेंट होती है। तो इन दो फॉर्म्स को बाद में वाकई देखा गया कि ये एक दूसरे के क्या थे, आइसोमर्स थे। इन दोनों को देखा गया कि इन दोनों एक दूसरे के क्या थे, मिरर इमेज थे। कायरलिटी तो आपने देख लिया, आप इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि अगर आप इसको हाफ में डिवाइड करेंगे तो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या हमारे पास कायरल ही है, तो इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल में कायरलिटी है। अब कायरलिटी का जो दूसरा पॉइंट था कि दोनों को एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, तो देखें ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। क्लोरीन जो आपको लेफ्ट पे दिख रहा, राइट पे दिख रहा था, अब अगली एग्जांपल में क्लोरीन आपको क्या दिख रहा है, ये अगर फर्स्ट एग्जांपल देखें और ये अगर आप सेकंड देखें तो क्लोरीन जो आपको राइट पे दिख रहा था, सेकंड एग्जांपल में आपको क्या दिख रहा है, लेफ्ट पे दिख रहा है। और फ्लोरीन जो आपको लेफ्ट पे दिख रहा था वो आपको अगली एग्जांपल में क्या दिख रहा है, राइट पे दिख रहा है। तो 1 और 2 में कायरलिटी भी है, 1 और 2 एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं, लेकिन जब आप इन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करेंगे और डायरेक्टली उठा के ही सीधा ले आएंगे तो आपको ब्रोमीन पे क्या होता हुआ दिखाई देगा, ओवरलैप होता हुआ दिखाई देगा।
हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे ओवरलैप होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन पे आ जाएगा और फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन पे आ जाएगा। इसका मतलब ये 100% सुपर इम्पोज नहीं हो सकता। तो हम इसको कहेंगे ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या है, ये नॉन सुपर इम्पोज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, मिरर इमेज तो है ही है, नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं और इनमें एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर में मैंने आपको कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 100% पॉसिबल होगा। तो यहाँ कोई भी कंपाउंड आप बना ले एक कायरल सेंटर का, 100% कायरलिटी शो करेगा, वो मिरर इमेज भी शो करेगा, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होंगे और वो क्या कहलाएंगे, वो ऑप्टिकल आइसोमर्स को हमने एक नाम दिया फिर आपकी बुक में, और वो नाम क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वो नाम है कि ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एनेंटिओमर्स कहलाएंगे। तो ये वो आइसोमर्स होते हैं एनेंटिओमर्स। अब मैं यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। एनेंटिओमर्स वो होते हैं, वो आइसोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं जिनका जो एक दूसरे के क्या ऑप्टिकल आइसोमर्स, यहां मैं डिफाइन कर देता हूं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये वाले पॉइंट क्योंकि लेंथी नहीं करना, इसकी डेफिनेशन ही लिखनी है, तो ये वाले पॉइंट्स ना भी लिखें, उन्हें पता है कि स्टीरियो आइसोमर्स इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन आपने लिखना है ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस, ऑप्टिकल आइसोमर्स व्हिच आर मिरर इमेजेस, ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट आर मिरर इमेजेस, that are optical isomers that are mirror images but non superimposable, non superimposable। या कंपाउंड्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स that are mirror images of one another but are non-superimposables are called enantiomers। तो enantiomers हमारे पास क्या है, वो दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट दिखा रहे थे। एक लाइट को राइट पे रोटेट कर रहा था, एक लाइट को लेफ्ट पे रोटेट कर रहा था, और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज भी थे और दोनों एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजेबल थे। तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को एनेंटिओमर्स कहते हैं।